गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा का लिखा हुआ मेरे बचपन के दिन, है ना। हमारे पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा अपने बचपन के दिन को याद करते हुए लेख लिख रही है, इस पूरी कहानी को लिख रही है ना। तो हमें यह समझना है कि उस समय के क्या स्थितियां रही होगी जब महादेवी वर्मा अपने बचपन में थी, और आज क्या स्थितियां हैं जब हमारे बचपन के हम देखते हैं। तो उन दोनों में हमें अंतर भी करना है कि 19वीं सदी 20वीं सदी के समय का माहौल क्या था, वहाँ का परिवेश कैसा था, और आज 21वीं सदी का परिवेश किस तरह का है, माहौल किस तरह का है। इसी बात को समझने के लिए ये पाठ जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। कि चलिए, महादेवी वर्मा के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। अब महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत देश का एक राज्य है। उस राज्य में एक फर्रुखाबाद शहर है, उस शहर में उनका जन्म हुआ था सन 1907 में। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई, मतलब उनका पूरा अध्ययन काल जो था वो प्रयाग में हुआ है। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। अब प्रयाग में ही एक महिला विद्यापीठ था, मतलब वहाँ पर बच्चियों को पढ़ाने की व्यवस्था थी, महिलाओं को पढ़ने की व्यवस्था थी, है ना। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, है ना, बच्चियों को घर में नहीं बैठने दिया जाए। लेकिन हमारे समाज की स्थिति ये थी कि 19वीं सदी 20वीं सदी में महिलाओं को स्कूल या शिक्षा के अधिकार हमने नहीं दिए थे, है ना। उन्हें हम पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते थे। अधिकतर लोगों की सोच यही होती थी कि महिला है तो उसके सारे काम जो है वो घर के काम है ना, उसे बाहर नहीं जाने देते, और स्पेशली उन्हें पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाता था, है ना। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया कि बच्चियों को पढ़ने दिया जाए। लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया, 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं कि महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। अब महादेवी वर्मा जो थी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 प्रमुख कवि ऐसे हैं जो छायावाद पर बहुत अच्छा लिखते थे, तो इन्हें ही छायावाद के प्रमुख स्तंभ माना गया है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ में थे पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा, है ना। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत और महादेवी वर्मा, ठीक है, ये जो थे वो छायावाद के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा ने कई सारी कविताएं लिखी हैं, कई सारी कविताओं के साथ में उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं छोटी छोटी की हैं, कुछ पंक्तियों की, जिनको उन्होंने कुछ अलग अलग काव्य संग्रहों में इकट्ठा किया है ना। जैसे उनके काव्य संग्रहों में है निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा, ये जो है इनकी काव्य संग्रह है, मतलब इनमें इनकी कविताएं हैं, और 2-2, 4-4 लाइन के जो कोटेशन होते हैं, स्लोगन होते हैं, वो इसमें उन्होंने लिखे हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने संक्षिप्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख है ना। अब उन्होंने काव्य के साथ साथ कविताओं के साथ साथ उन्होंने गद्य रचनाएं भी की है। हिंदी में विधाएं अलग अलग होती है कि कविताएं एक अलग विधा है, गद्य एक अलग विधा है ना। उसके साथ में निबंध एक अलग विधा है, संस्मरण एक अलग विधा है, रेखाचित्र एक अलग विधा है, तो अलग अलग विधाएं होती हैं। तो उनमें एक विधा होती है गद्य की और एक होती है पद्य की। तो महादेवी वर्मा दोनों ही चीज़ों में निपुण थी, गद्य भी और पद्य भी। वो पद्य में कविताएं भी उन्होंने लिखी, उनके काव्य संग्रह उन्होंने प्रकाशित करवाए, साथ ही उन्होंने गद्य विधा में रेखाचित्र और संस्मरण लिखे थे, है ना। जो आज हम पाठ पढ़ रहे हैं बचपन के दिन, वो भी संस्मरण का एक हिस्सा है। संस्मरण का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करके लिखना, ये होता है संस्मरण में, ठीक है। तो उन्होंने संस्मरण लिखे हैं जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र
स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं, है ना। उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, इन रचनाओं को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बड़ा पुरस्कार है। साथ में साहित्य अकादमी भी एक पुरस्कार होता है, और साथ में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य की दृष्टि में अच्छा काम करने के लिए उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया है ना। पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें दिया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं कि महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का भी बोध होता है ना। अब 1907 की बात करें, जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने जन्म के कुछ 12-13 साल की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, है ना। तो उनकी रचनाओं में कहीं न कहीं आज़ादी की बात भी आती है, आज़ादी के संघर्ष की बात भी आती है उनकी रचनाओं में। और साथ ही साथ उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में लिखा है, समाज में किस तरह से हम स्त्रियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, यह बात भी वहाँ पर सामने आती है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र की बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को जाता है ना। संस्मरण सबसे ज़्यादा लिखे हैं तो महादेवी वर्मा ने, रेखाचित्र लिखे हैं तो सबसे ज़्यादा महादेवी वर्मा ने लिखे, और लिखे भी हैं तो इतने सटीक लिखे हैं कि लोग उन्हें बहुत आसानी से समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं। संस्मरण का मतलब जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, संस्मरण मतलब अपनी बीती हुई बातों को याद करके, अपने अनुभवों को याद करके लिखा जाता है। रेखाचित्र मतलब होता है किसी एक विषय पर लिख रहे हों और उसका पूर्ण चित्र बनाना, है ना, शब्दों से उसका चित्र बनाना कि किस तरह से घटनाएं घटी होंगी, किस तरह से कोई घटनाएं घटी, किस तरह से संवाद हुए होंगे, उन सब को एक शब्दों के माध्यम से पिरोना रेखा चित्र कहलाता है ना। तो इन दोनों ही चीज़ों में, इन दोनों ही विधाओं में महादेवी वर्मा ने बहुत काम किया और इन दोनों ही विधाओं को बहुत आगे तक लेकर के आई, वो थी महादेवी वर्मा। उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है ना। महादेवी वर्मा ने शोषित वर्ग के बारे में बहुत लिखा है, जिनका शोषण किया गया हो, जो गरीब वर्ग के लोग हों, जो महिलाएं हों, पीड़ित वर्ग के लिए बहुत कुछ लिखा है कि जिनका शासन ने, प्रशासन ने बहुत ज़्यादा शोषण किया हो, समाज के बड़े बाहुल्य वर्ग के लोगों ने जिनका शोषण किया हो, उनके बारे में महादेवी वर्मा ने लिखा है ना। और साथ ही साथ उन्होंने प्रकृति पर भी लिखा है। प्रकृति पर लिखने के कारण ही उन्हें छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना गया है ना। उन्होंने पशु पक्षियों के बारे में लिखा है कि पशु पक्षी का नेचर किस तरह का होता है, उनकी प्रकृति किस तरह से होती है, वो प्रकृति में किस तरह से तालमेल रखते हैं, और पशु पक्षियों की खूबसूरती क्या होती है, उनके बिना प्रकृति अधूरी सी होती है। तो इस बात को उन्होंने बृहद स्तर पर लिखा है, एक बहुत बड़े पैमाने पर पशु पक्षियों के बारे में लिखा है, और प्रकृति के बारे में लिखा है, लताओं के बारे में लिखा है, पेड़ों के बारे में लिखा है, पौधों के बारे में लिखा है, हवा के बारे में लिखा है। तो बहुत कुछ प्रकृति को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अपनी रचनाओं में उन्हें जगह दी है। उनकी भाषा शैली सरल और स्पष्ट है तथा शब्द चयन महत्वपूर्ण और चित्रात्मक है। उनकी भाषा शैली इतनी सहज और सरल है कि आप और हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं, है ना। साथ ही उनकी प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक प्रभाव शैली है कि वो जो भी लिखती है वो बहुत ही प्रभावकारी होता है, बहुत ही चित्रात्मक होता है ना। कि जब भी वो लिखती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई चित्र आ गया हो, है ना। जैसे पक्षी की बात करेंगे या प्रकृति की बात करेंगे तो वो इतने अच्छे से उसको लिखती थी कि ऐसा लगता था कि पक्षी मेरे सामने ही बैठा हो, किसी डाल पर पक्षी मेरे सामने बैठा हो। वो कभी किसी शोषित व्यक्ति की बात करते तो ऐसा लगता है कि वो शोषण मेरे सामने ही हो रहा हो, कि कोई दलाल व्यक्ति आ रहा है और किसी गरीब व्यक्ति का शोषण कर रहा है। तो वो इतने अच्छे से चित्र बना करके, शब्दों से चित्र बना करके अपनी बात को कहती थी, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को ही समझते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन। इसमें हम पढ़ेंगे कि महादेवी वर्मा जी अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति को याद करती है जब
जब वे विद्यालय में पढ़ रही होती हैं, है ना। अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावासों के जीवन, स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही जीवन उदाहरण वो प्रस्तुत करेगी इस पाठ में, है ना। हम इस पाठ में देखेंगे कि उन्होंने लड़कियों के लिए किस तरह से काम किया है। लड़कियां जब हॉस्टल में रहती थी तो उनके साथ क्या क्या समस्याएं आती थी, आज़ादी के समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, वो सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं।